जिन्होंने बराबर कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार को संसद में घुटने टेकने को मजबूर किया है, ऐसी मेरी बहन सुषमा जी, और वैसे ही हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की अरुण जेटली जी, उनकी भी प्रखरता, उनके भी आर्टिकुलेशन और साथ ही साथ उनके तर्कों को भी आपने अच्छी तरह सुना है, कई बार सुना है। सत्ता पक्ष को मजबूर होना पड़ता है उनके सामने घुटने टेकने के लिए। ऐसे हमारे नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री अरुण जेटली जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने सचमुच 3 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को एक नया विस्तार दिया है, एक ऊंचाई दी है, ऐसे श्री नितिन गडकरी जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वेंकैया नायडू जी, और आप सभी जानते हैं, परिचय कराने की कोई जरूरत नहीं है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई नरेंद्र भाई, गुजरात के मुख्यमंत्री, और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, गोवा के गतिशील व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी, और अभी कुछ महीने पहले ही जिन्होंने कर्नाटक, दक्षिण का राज्य है, और बहनों भाइयों, आज के कुछ वर्षों पहले हम यह कल्पना नहीं करते थे कि दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हमने दक्षिण में, कर्नाटक में सरकार बनाने में सफलता हासिल की है, और इस समय कर्नाटक सरकार की कमान जिनके हाथों में है, ऐसे श्री जगदीश शेट्टर जी, और बिहार की सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील जी मोदी, पंजाब सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेतृत्व कर रहे हैं और वहां कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसे हमारे श्री चुन्नीलाल जी भगत, और हमारे अखिल भारतीय महामंत्री संगठन श्री रामलाल जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री अनंत कुमार जी, और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री विजय गोयल जी हमारे सामने बैठे हैं आज, बहनों एवं भाइयों, और जिन्होंने मुझे अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित कराने का काम किया है, ऐसे हमारे चुनाव अधिकारी श्री थावरचंद जी गहलोत, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आप सब ने मेरे ऊपर सौंपी है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि इस समय हम सबके सामने चुनौतियां, कठिन चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन जब मैं यहां से लेकर वहां तक अपने देवतुल्य और समर्पित कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूं, तो मेरा यह विश्वास अब पक्का हो गया है कि चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इन चुनौतियों पर मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं का सहयोग और समर्थन प्राप्त करके निश्चित रूप से विजय प्राप्त करूंगा, ऐसा मेरा भरोसा और ऐसा मेरा विश्वास है। आप सबने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है, स्वागत, अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बहनों एवं भाइयों के सामने शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, हम ये चाहते थे कि हमसे पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे श्री नितिन जी गडकरी, वही दूसरी बार भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन आप सबको जानकारी है कि जिस तरीके से उनके ऊपर एक बेबुनियाद और निराधार आरोप चस्पा करने की कोशिश की गई, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति आहत होगा। हम लोगों के लाख मना करने के बावजूद उन्होंने निर्णय लिया
कि मैं दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दायित्व स्वीकार नहीं करूंगा, तब जाकर मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस जिम्मेदारी को संभाला है। मैं जानता हूं कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। मैंने जिस समय चुना गया था उस समय भी उन्हें आश्वस्त किया था, नितिन जी चिंता मत कीजिएगा, आपके ऊपर ही यह आरोप नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, आप भले ही अध्यक्ष न रहे हैं, लेकिन पूरी देश की भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको मैंने यह भरोसा दिलाया है और आज पुनः वह भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि किस तरीके से आपने पार्टी संगठन को मजबूती दी है, पार्टी के आधार का आपने विस्तार किया है। मालूम है मुझे अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर किस तरीके से आपने 3 स्टेज ट्रेनिंग सिस्टम प्रारंभ किया। आपने अपनी काल्पनिक क्षमता के आधार पर पहली बार पब्लिक पॉलिसी फाउंडेशन की स्थापना की। कई ऐसे उल्लेखनीय कार्य आपने किए जो कि इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए मैं नहीं कर पाया था। उस काम को यदि किसी ने किया है तो हमारे छोटे भाई नितिन गडकरी ने किया है। लेकिन जो ही विधाता को मंजूर होता है बहनों भाइयों, वही होता है, हम सभी जानते हैं। आज राष्ट्रीय परिषद का यह सम्मेलन दिल्ली में तालकटोरा में संपन्न हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि यह हमारा राष्ट्रीय परिषद का सम्मेलन प्रमुख रूप से 2 अवसरों का साक्षी है। एक तो आप जानते हैं कि भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा, जहां पर जनसमूह एकत्रित होता है बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी विज्ञापन के, तो जो हमारा महाकुंभ प्रयाग में लगता है, उस महाकुंभ में एकत्रित होता है, तो वह एक अवसर जब राष्ट्रीय परिषद का हमारा अधिवेशन हो रहा है, वह हम सबके सामने विद्यमान है। और मैं कह सकता हूं यह विश्व का सबसे बड़ी संख्या में जनसमूह महाकुंभ के अवसर पर एकत्रित होता हो, ऐसा नहीं है। भारत का जो भी लिपिबद्ध इतिहास है उसमें भी प्रयाग के महाकुंभ से बड़ा जमघट और किसी दूसरे स्थान पर नहीं लगता है। लगता है तो केवल प्रयाग में महाकुंभ के अवसर पर ही लगता है। यह हमको आध्यात्मिकता का संदेश देता है। और ऐसे जो अवसर होते हैं सचमुच पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में बांधने वाले होते हैं। वहीं पर एक दूसरे अवसर का भी यह राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन साक्षी है। स्वामी विवेकानंद हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, उनकी 150वीं वर्षगांठ हम इस समय मना रहे हैं। कौन नहीं जानता इस सच्चाई को कि भारत में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारत की सनातन धर्म की पताका को फहराने का काम किसी ने किया था तो हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। और यदि मैं कहूं कि फर्स्ट ग्लोबल यूथ ऑफ इंडिया यदि किसी को कहा जाना चाहिए तो फर्स्ट ग्लोबल यूथ ऑफ इंडिया कहा जाना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद को कहा जाना चाहिए, क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर, धर्म संसद में जाकर उन्होंने भारत को के नौजवानों को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन, एक वैश्विक मान्यता दिलाने का काम किया था। यह 2 प्रमुख अवसरों का यह साक्षी है हमारा राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन, जहां पर हमारा प्रयाग का महाकुंभ और स्वामी विवेकानंद की 150वीं वर्षगांठ हमको आध्यात्मिकता का संदेश देते हैं। और साथ ही साथ यह हमें यह भी संदेश देते हैं कि भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, उसे कायम रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो यह सब इन 2 अवसरों के कारण हम सबको आज सुखद अनुभूति हो रही है। लेकिन बहनों भाइयों, इसी के साथ 2 दुखद अनुभूतियां भी है। आप सभी को जानकारी है कि महाकुंभ के अवसर पर स्नान करने के लिए जो तीर्थ यात्री गए थे, सरकार के द्वारा व्यवस्था ठीक न होने के कारण किस तरीके से रेलवे स्टेशन के ऊपर उनकी जानें गई हैं, सारे देश ने इसे हृदय विदारक दृश्य को देखा है। एक तरफ तो सरकार महाकुंभ के पहले ही रेल का भाड़ा बढ़ा देती है, किराया भी बढ़ा देती है, लेकिन सरकार को जब इतना बड़ा
आयोजन हो रहा है, इतना बड़ा संगम हो रहा है, तो जिस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए यह सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है। उसी के परिणाम स्वरूप महाकुंभ के अवसर पर हमारे ऐसे कई तीर्थ यात्री हताहत हुए। वहीं पर एक दुखद सूचना जिसकी जानकारी आप सबको प्राप्त हुई है कि हैदराबाद में किस तरीके से आतंकवादियों ने 16 लोगों की जानें ले ली और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। ये दोनों दुखद स्थितियां हैं।